आपको यहाँ बहुत कंफर्ट है। आप लोग तो यहाँ बहुत आराम से सारी कंफर्ट से यहाँ हासिल है, मगर कभी कभी हम लोगों को ट्रेनों में जो सफर करना पड़ता है और जो तकलीफें होती हैं, इससे मैंने एक फैंटेसी लिखी थी। और इसके लिखने का कारण यह था, सबब यह था कि हमारे एक रेल मंत्री ने बहुत अच्छा पहले एक आम मुसाफिर की तरह ट्रेन के थर्ड क्लास कंपार्टमेंट में सफर, सेकंड क्लास कंपार्टमेंट में सफर किया। तो और इससे जो उनसे दी थी वो फैंटेसी में आपको खिदमत में पेश कर रहा हूं। और एक दिन रेल मंत्री ने अचानक अपने सेक्रेटरी को बुलाकर कहा, देखो जी, हम कल भेद बदलकर एक आम मुसाफिर की तरह ट्रेन के सेकंड क्लास कंपार्टमेंट में सफर करना चाहते हैं, तुम्हें भी भेद बदलकर हमारे साथ चलना होगा। सेक्रेटरी ने पलके झपकाकर मंत्री को देखा। इसकी समझ में ये बात न आई कि आखिर उससे भेद बदलने की क्या जरूरत है। भेद बदलना तो सिर्फ मंत्रियों का काम होता है। फिर भी उसने डरते डरते कहा, हुजूर आप बुरा ना माने तो एक बात अर्ज करूं कि आप तो रेल मंत्री हैं। रेल में सफर करें आपके दुश्मन। रेल मंत्री तो वो होता है जो हमेशा हवाई जहाज से सफर करता है। आप तो अभी मंत्री की गद्दी पर विराजमान है, फिर आम चुनाव का भी दूर दूर तक कहीं कोई पता नहीं है। ऐसे में आप पर ऐसी कौन सी वित्त आन पड़ी है कि आप रेल में सफर करें। मंत्री बोले, तुम ज्यादा बकवास न करो, आखिर हमें अपने महकमे के बारे में जानकारी तो हासिल करनी चाहिए। मंत्री जी दिन भर भेद बदलते रहे। शाम शाम तक वो भेद बदलते बदलते अपनी असली हालत पर आ गए। आईने में सूरत देखी तो उन्हें यूं मालूम हुआ जैसे वो सचमुच अपने आप को देख रहे थे। मुद्दतों बाद अपने आप को असली हालत में देखकर उन्हें थोड़ी देर के लिए खुशी भी हुई। शाम में जब वो एक छोटा सा अटैची केस लेकर स्टेशन पहुंचे और अपना अटैची केस सेक्रेटरी को देने की कोशिश की, तो सेक्रेटरी ने घूरते हुए कहा, कैसे बदतमीज आदमी है आप भी, क्या आप मुझे खुद ही समझते हैं? न जाने कैसे कैसे लोग आ जाते हैं। मंत्री जी ने अचानक मंत्री बनते हुए कहा, देखो जी, ये बदतमीजी ना करो, मैं तुम्हारा मंत्री हूँ। सेक्रेटरी ने मंत्री को गौर से देखा, फिर एक हल्का सा नारा तहसीन लगाते हुए बोला, हुजूर ये आप हैं? भगवान कसम, जिंदगी में पहली बार आज आप हमें से ही एक फर्क नजर आ रहे हैं। अगर आप इसके बाद फिर कोई भेद न बदले तो कितना अच्छा हो। मंत्री वो बोले, नहीं, टिकट मैं खुद खरीदूंगा। सेक्रेटरी ने कहा, हुजूर ये इलेक्शन का टिकट नहीं है, रेल का टिकट है, ये इतनी आसानी से नहीं मिलेगा। ये कहकर मंत्री जी मुसाफिरों की क्यू को चीरते हुए टिकट घर की खिड़की की जानिब बढ़ने लगे। लोगों ने शोर मचाया, महाशय जी क्यू में आ जाइए, हम यहाँ घंटे भर से खड़े हैं, आप कहाँ आगे बढ़ रहे हैं? वो बोले, जब सारा देश आगे बढ़ रहा है तो मुझे भी आगे बढ़ने का हक है। वो आगे बढ़ना ही चाहते थे कि 4-5 मुसाफिरों ने उन्हें पीछे धकेलते हुए कहा, महाशय जी जिंदगी में आप जरूर आगे बढ़िए, ये तो क्यू है, यहाँ आदमी 1 घंटे में 1 इंच का फासला तय करता है। उनका सेक्रेटरी बड़ा होशियार आदमी था। मंत्री जी का सेक्रेटरी बनने से पहले वो ट्रेनों में सफर करने का तजुर्बा रखता था। उसने क्यू में आगे जाकर किसी से बात की, फिर मंत्री जी को अलग ले जाकर उसने कहा, मैंने क्यू में आगे ठहरने का बंदोबस्त कर दिया है, अगर आप फीसद से 1 रुपया दें तो अगले 2 आदमी अपनी जगह छोड़ने को तैयार है। मंत्री जी बहुत खुश हुए और बोले, वाह, ये तो बड़ा अच्छा इंतजाम है, हमें ये मालूम ही नहीं था कि रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन ने अवाम की सहूलत के लिए ये बंदोबस्त भी कर रहा है। मंत्री जी ने 2 रुपये दिए और थोड़ी देर बाद मंत्री अपने सेक्रेटरी के साथ क्यू में आगे पहुंचे, लेकिन वहां टिकट फरोख्त करने के लिए कोई भी नहीं था। मंत्री जी ने पूछा, टिकट फरोख्त करने वाला क्लर्क कहाँ है? किसी ने कहा, जो क्लर्क अब तक यहाँ टिकट फरोख्त कर रहा था, उसकी ड्यूटी खत्म हो चुकी है, अब वो टिकट फरोख्त नहीं करेगा, उसकी जगह नया क्लर्क आएगा। और जिस क्लर्क को यहाँ आना है उसने अभी फोन पर बताया है कि वो अपने मोहल्ले के बस स्टैंड की क्यू में खड़ा बस का इंतजार कर रहा है। मंत्री बोले, गोया हमें उस वक्त तक रेल का टिकट नहीं मिल सकता जब तक कि रेलवे क्लर्क को बस का टिकट न मिल जाए। सेक्रेटरी ने कहा, हुजूर हमारे मुल्क के सारे काम क्यू में ही तय पाते हैं और आदमी दिन भर एक क्यू में से निकलकर दूसरी क्यू में जाता रहता है। इसीलिए तो हमारे मुल्क में सोशलिज्म के आने में देर हो रही है। इसी अथवा में रेलवे का क्लर्क आ गया। मंत्री जी ने फौरन अपना हाथ खिड़की में डाल दिया। क्लर्क ने पूछा, आपको कहाँ तक टिकट चाहिए? मंत्री ने पूछा, ये गाड़ी कहाँ तक जाएगी? क्लर्क बोला, अगर रास्ते में कोई हादसा पेश न आए तो बंबई तक जाएगी। मंत्री बोले, तब तो मुझे बंबई की 2 टिकट दे दीजिए। मंत्री जी और उनका सेक्रेटरी टिकट लेकर तेज कदमों से चलते हुए प्लेटफॉर्म पर आ गए।
गाड़ी तैयार खड़ी थी। मंत्री जी एक डिब्बे के सामने पहुंचकर खड़े हो गए और दरवाजे के रास्ते से उसमें दाखिल होने की कोशिश करने लगे। सेक्रेटरी ने पुकार कर कहा, हुजूर सरकार, आप गलत रास्ते से डिब्बे में दाखिल हो रहे हैं। मंत्री ने कहा, मगर डिब्बे में जाने का रास्ता तो यही है। सेक्रेटरी ने कहा कि डिब्बे में दरवाजा सिर्फ इसलिए लगाया जाता है कि इसके रास्ते से डिब्बे के अंदर हवा आती जाती रहे। दरवाजे को लोग सिर्फ इमरजेंसी में इस्तेमाल करते हैं, वरना मंत्री जी फौरन एक खिड़की के सामने पहुंचे। सेक्रेटरी ने कहा, हुजूर आप मुझे उठाकर अंदर फेंक दीजिए। मंत्री बोले, मगर डिब्बे में तो कोई जगह नहीं है। सेक्रेटरी बोला, आप फिक्र न करें, रेल के डिब्बे में बड़ी गुंजाइश होती है। चिंते तो दिले आशिक, फैले तो जमाना है। आप यकीन करें कि इस डिब्बे में हमारे एक गांव की पूरी आबादी समा सकती है। मुसाफिर को डिब्बे में सिर्फ पांव रखने की जगह मिल जाए तो समझिए कि उसका पूरा खानदान मय सामान अंदर आ सकता है। आप घबराइए नहीं, बल्कि पूरी बेदर्दी के साथ मुझे अंदर धकेल दीजिए। मंत्री जी ने फौरन अपने सेक्रेटरी को उठाया और इसे गड्ढी की तरह खिड़की में रख दिया। उसके साथ ही डिब्बे के अंदर से चोरों गुल बर्पा हो गया। बाहर निकालो इसे, डिब्बे में जगह कहाँ है, हमारे सरों पर बैठेगा क्या? आन के आन में पूरा डिब्बा सेक्रेटरी के खिलाफ खड़ा हो गया। सारे मुसाफिर उसे बाहर ढकेलने लगे और मंत्री जी उसे अंदर। इसी कोशिश में उन्होंने अपने कंधे से जोरदार धक्का अपने सेक्रेटरी को दिया और सेक्रेटरी डिब्बे के अंदर पहुंचकर एक मुसाफिर के सर पर बैठ गया। मुसाफिर चिल्लाया, अबे हट, इधर किधर बैठता है, यहाँ हम बैठे लाए। इस पर सेक्रेटरी एक और मुसाफिर की पीठ पर सवार हो गया। उसने पीठ उछाली तो वो एक बुढ़िया की गोद में जाकर बैठा। सेक्रेटरी उस वक्त तक तकरीबन नींद बेहोश हो गया था। बुढ़िया ने उसे डांटने की कोशिश की तो सेक्रेटरी बड़ी मिन्नत से बोला, माई, इस सारे डिब्बे में मुझे माँ की गोद ही सबसे ज्यादा महसूस जगह नजर आ रही है, मुझे यहाँ बैठने दे। बुढ़िया बोली, चल हट, तू अगर मेरी गोद में बैठेगा तो मेरा बेटा और उसके 10 बच्चे कहाँ बैठेंगे? सेक्रेटरी को बराबर वाले मुसाफिर की गोद खाली नजर आई तो उसने पूछा, भैया जी, क्या आपकी गोद में पहले से कोई बैठा हुआ है? मुसाफिर बोला, देखते नहीं, मेरी गोद में 2 रुमाल रखे हुए, ये दोनों मुसाफिर अभी चाय पीने के लिए गए। सेक्रेटरी संभलते खिड़की तक आ गया। मंत्री जी खिड़की के रास्ते से अंदर आने के लिए मुंतजिर खड़े थे। सेक्रेटरी बोला, हुजूर आप खिड़की में ऊपर चढ़कर पहले दोनों पांव का एक एक अंगूठा अंदर दाखिल कीजिए, फिर मैं रफ्ता रफ्ता आपको अंदर खींचूंगा। मंत्री ने कहा, मगर अंदर जगह कहाँ है? सेक्रेटरी बोला, हुजूर ये सब कारीगरी। कदीम जमाने में जब हमारे कारीगर मलमल का पूरा एक थान एक अंगूठी में से गुजार दिया करते थे, तो क्या अब हम एक खिड़की में से एक मंत्री को नहीं गुजार सकते? कदीम जमाने में जब हमारे कारीगर मलमल का पूरा एक थान एक अंगूठी में से गुजार दिया करते थे, तो क्या अब हम एक खिड़की में से एक मंत्री को नहीं गुजार सकते? आप चिंता न करें, रेल की खिड़की बहुत कुशादा होती है। मेरा दावा है कि जरूरत पड़ने पर मैं सारी रेलगाड़ी को इंजन समेत इस डिब्बी की खिड़की में से गुजार सकता हूँ। इतने में रेल ने सीटी बजाई। मंत्री जी फौरन खिड़की पर चढ़ गए और अपने दोनों पांव खिड़की के अंदर में से दाखिल कर दिए। सेक्रेटरी ने फौरन मंत्री के पांव पकड़ लिए और पूरा जोर लगाकर उन्हें अंदर खींचने लगा। इसी बीच मुसाफिरों की भीड़ एक रीले की शक्ल में उसके सामने से गुजर गई। वो गिरते गिरते बचा। इसे मंत्री जी नजर नहीं आ रहे थे, मगर उनके पांव जरूर नजर आ रहे थे। वो मंत्री जी के पांव को खूब पहचानता था, इसलिए कि मुख्तलिफ गलतियों के बाद उसे इन पांव को छूने की जरूरत थी। उसे इन पांव से मोहब्बत भी थी और नफरत भी। जैसे ही उसे मंत्री जी के पांव फिर नजर आए, उसने झपट कर उन्हें पकड़ लिया और झटका देकर जोर जोर से खींचने लगा। फिर पुकार कर पूछा, हुजूर ये बताइए आप कहाँ तक अंदर आ गए? दूर से आवाज आई, बस टखनों तक अंदर आ गया। सेक्रेटरी ने कहा, बस अब फिक्र न कीजिए, आप आधे अंदर आ जाए तो फिर दुनिया की कोई ताकत आपको अंदर आने से रोक नहीं सकती। इसी बीच गाड़ी चलने लगी और सेक्रेटरी ने अब की बार पूरा जोर लगाकर मंत्री को अंदर खींच लिया। मंत्री ने अंदर पहुंचते ही कहा, मैं अंदर आ गया हूँ, अब तो मेरे पांव छोड़ दो। सेक्रेटरी बोला, पांव कैसे छोड़ो सरकार, मेरी दोनों बगलों में इस वक्त 2 मुसाफिर आ गए हैं। मेरी गर्दन पर एक और मुसाफिर का पांव रखा हुआ है, जो ऊपर बर्थ पर रखे हुए संदूक पर रखे हुए अटैची केस और अटैची केस पर रखे हुए होल्डाल पर चढ़ना चाहता है। आप इसी तरह लेटे रहें जब तक मैं उस चुंगल से आजाद न हो जाऊं, उस वक्त तक मैं आपके चरणों में ही रहना चाहता हूं। मंत्री की आवाज आई,
मगर बेवकूफ इस वक्त मेरे सीने पर 2 मुसाफिर बैठ गए। सेक्रेटरी बोला थोड़ी देर सब्र कीजिए, गाड़ी चलने लगेगी तो सब ठीक हो जाएगा। फिर गाड़ी चलने लगी। थोड़ी देर बाद मंत्री जी नीचे से निकल आए और एक गद्दी पर बैठ गए। सेक्रेटरी ने उन्हें देखा और उन्होंने सेक्रेटरी को। मंत्री जी के शर्ट की एक आस्तीन कंधे से फटकर बिल्कुल गायब हो गई। अलबत्ता सीधे हाथ में एक आस्तीन जरूर मौजूद थी। मंत्री बोले एक आस्तीन का छत अच्छा नहीं मालूम होता है, क्यों ना मैं दूसरी आस्तीन भी फाड़ दूं। सेक्रेटरी बोला सरकार ऐसी गलती न कीजिए, बाद में डिब्बे से उतरते वक्त आपको एक और आस्तीन की जरूरत पेश आएगी। उतरते वक्त आपके शर्ट में फटने के लिए कुछ तो बाकी रहना चाहिए। मंत्री जी की समझ में ये बात आ गई। यूं भी डिब्बे में सवार होने के बाद उनकी समझ काफी बेहतर हो गई थी। जिंदगी में पहली बार मंत्री जी सेकंड क्लास के डिब्बे में एक आम मुसाफिर की तरह सफर कर रहे थे। वो इस सफर से लुत्फ उठाना चाहते थे। उन्होंने सारे डिब्बे में हैरत से नजर डाली। मुसाफिर लोग एक दूसरे से चिपक कर यूं खड़े थे जैसे सारे मुसाफिर मिलकर एक ही जिस्म में तब्दील हो गए हों। डिब्बे के आखिरी सिरे पर जिस आदमी का दिल धड़क रहा था, उसकी आवाज दूसरे सिरे पर खड़े हुए आदमी के सीने में साफ सुनाई दे रही। आखिरी कोने में कोई मुसाफिर करवट बदलता था तो उसकी करवट समंदर की एक लहर की तरह सारे डिब्बे में फैल जाती। इसी बीच एक मुसाफिर के पांव पर संदूक गिर गया तो इस चोट का दर्द सारे मुसाफिरों के जिस्म में दौड़ने लगा। मंत्री जी ने थोड़ी देर के लिए सोचा कि अगर सारी कौम इसी तरह मुत्तहिद हो जाए तो मुल्क क्या से क्या हो जाएगा। मंत्री जी ने देखा कि एक मुसाफिर दोनों बर्तों पर अपनी कोहनियां टिकाए खड़ा है और उसके अतराफ दूसरे मुसाफिर बेल की तरह लिपट गए हैं। उसका सर बर्फ पर रखे जो होल्डॉल के नीचे दब गया है और उसकी ठुड़ी के नीचे एक और मुसाफिर का सर आ गया है। लिहाजा वो अपनी गर्दन एक तरफ को मोड़ कर खड़ा है। ऊपर बर्फ पर एक मुसाफिर ने सिगरेट जला लिया है और वो बार बार सिगरेट की लाश इस मुसाफिर के कान में झाड़ रहा है। मंत्री जी ने जिंदगी में पहली मर्तबा कान को बतौर ऐश से इस्तेमाल होते हुए देखा। जिस मुसाफिर के कान में राग झाड़ी जा रही थी वो कुछ नहीं कह सकता था क्योंकि उसका हलक एक मुसाफिर की कोहनी में फंस गया था। फिर भी जब ऊपर बैठे हुए मुसाफिर ने काफी राग झाड़ने के बाद उसके कान में सिगरेट बुझाने की कोशिश की, ताहम जब ऊपर बैठे हुए मुसाफिर ने काफी राग झाड़ने के बाद उसके कान में सिगरेट बुझाने की कोशिश की तो वो दर्द के मारे चीख उठा, मगर वो फिर भी अपनी जगह से न हिला। सामने 2 मुसाफिर एक दूसरे से चिपक कर खड़े थे। दोनों को सिगरेट नोशी की तलब हुई तो दोनों ने एक साथ अपने हाथ अपनी अपनी पतलूनों की जेबों में डाले। वहां से सिगरेट की डब्बियां निकल आई तो दोनों हैरान रह गए। एक ने कहा मैं तो चारमीनार सिगरेट पीता हूँ, ये विष की डिब्बियां मेरी जेब में कैसे आ गई? मैं तो विष पीता हूँ, ये चारमीनार की डिब्बियां कहां से आ गई? दोनों ने हैरान होकर अपने हाथ की जेबों में दाखिल किए, मगर जब उनकी नजर उनके हाथों पर पड़ी तो पता चला कि दोनों के हाथ एक दूसरे की जेबों में जा रहे हैं। दोनों मुस्कुराकर बोले ठीक है, मेरी पतलून तुम इस्तेमाल करो और तुम्हारी पतलून मैं। इसी बीच एक मुसाफिर दूसरे मुसाफिरों के सरों पर से चलता हुआ डिब्बे के लैट्रिन के पास पहुंचा। उसने लैट्रिन के दरवाजे पर जोरदार घूसे रसीद करना शुरू कर दी। इतने में 3-4 मुसाफिरों की आवाजें अंदर से आई, कौन है? मुसाफिर बोला बाहर निकलो, मैं अंदर आना चाहता हूँ। अंदर से बैठ वक्त कई मुसाफिर बोल उठे किसी और लैट्रिन की तरफ जाओ, ये लैट्रिन तो रिजर्व है। मुसाफिर बोला लैट्रिन कैसे रिजर्व हो सकता है? अंदर से आवाज आई हम लोग पेचिश के मरीज हैं और हमने बतौर खास इसे रिजर्व करवाया। मुसाफिर लाजवाब हो गया और फिर लोगों के सरों पर से चलता हुआ डिब्बे के पंखे से लटक गया। किसी ने कहा भाई पंखा चलाओ, बड़ी गर्मी हो रही है। दूसरे मुसाफिर ने पंखे का स्विच ऑन कर दिया। इसके जवाब में पंखे की पत्तियों में तो कोई हरकत पैदा नहीं हुई, अलबत्ता पंखे के अतराफ जाली का जो फॉल होता है वो दाएं से बाएं और बाएं से दाएं हिलने लगा। इसके साथ ही वो मुसाफिर भी जो पंखे से लटक कर खड़ा हो गया था झूलने लग गया। लटकने वाले मुसाफिर ने चीख कर कहा बदतमीजों, पंखा बंद करो, इसकी पत्तियां तो नहीं घूम रही है, हवा आने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, सिर्फ फॉल हिल रहा है और फॉल के साथ मैं भी हिल रहा हूँ। नीचे बैठे हुए मुसाफिरों ने कहा पंखा बंद न करो जी, पंखे के फॉल के साथ इस आदमी के हिलने से भी थोड़ी बहुत हवा पैदा होगी। और वो शख्स मजबूर हो गया और पंखे के फॉल के साथ खुद भी हिलने लगा। इतने में सामने बैठे हुए मुसाफिर ने बड़ी मुश्किल से पहलू बदलते हुए कहा बाप रे, पता नहीं हमारी रेलों का इंतजाम कब ठीक होगा।
दूसरे ने कहा क्या ठीक होगा जी, हमारे रेल मंत्री तो सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते हैं। परसों ही उनका एक बयान अखबारों में छपा है, मंत्री जी कहते हैं देश में ट्रेनों के जरिए सोशलिज्म आएगा। तीसरे मुसाफिर ने कहा भगवान सोशलिज्म की रक्षा करे, हमारे देश में सोशलिज्म बैलगाड़ी में बैठकर आए तो अच्छा है, रेलगाड़ी में आएगा तो मंदिर तक पहुंचते पहुंचते उसका किस्मत निकल जाएगा। मंत्री जी इन बातों को सुनकर अचानक गुस्से में आ गए। उन्होंने झट से कहा आप लोगों ने गलत समझा, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था, बल्कि वो आगे कुछ कहना चाहते थे कि उनके सेक्रेटरी ने फौरन उनके मुंह पर हाथ रख दिया और कान में कहा हुजूर ये आप क्या करते हैं, आपके इस वक्त भेद बदले नहीं। मंत्री जी को अचानक इस बात का ख्याल आ गया और वो संभल कर बैठे। इतने में गाड़ी एक पुल पर से गुजरने लगी, फिर अचानक धमाके की आवाज आई, मुसाफिरों की चीख पुकार से सारा माहौल गूंज गया और ट्रेन दरिया में गिरने लगी। मंत्री जी घबरा कर फौरन अपने सेक्रेटरी से निपट गए, मगर सेक्रेटरी ने उन्हें बड़े ढकेलते हुए कहा अब मेरे करीब न आओ, मरने का वक्त आ गया है, न तुम मेरे मंत्री न मैं तुम्हारा सेक्रेटरी, अपनी जान आप बचाओ, मैं तो चला। ये कहकर सेक्रेटरी खिड़की से दरिया में कूद गया। मंत्री जी ने भी जोरदार चीख लगाई और इस चीख की आवाज से उनकी आंख अचानक खुल गई। आंखें खोलकर देखा तो पता चला कि वो तो अपने बेडरूम में एक आराम के बिस्तर पर लेटे हुए हैं और दूर से किसी मुर्ग से बांध देने की आवाज आ रही है। मंत्री जी को फिर बड़ी देर तक नींद न आई। इस गांव ने ख्वाब को देखकर उनकी तबीयत बोझल हो गई थी। दूसरे दिन वो अपने दफ्तर गए तो उनका मूड काफी खराब था। उनका सेक्रेटरी जैसे उनके कमरे में दाखिल हुआ, उन्होंने गरज कर कहा तुम इसी वक्त मेरे सामने से चले जाओ, मुझे तुम जैसे नमक हराम सेक्रेटरी की जरूरत नहीं, तुम आज से डिसमिस किए जाते हो। सेक्रेटरी बोला मगर मेरा कसूर? मंत्री बोले मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, निकल जाओ मेरे सामने से। और सेक्रेटरी चुपचाप मंत्री जी के कमरे से बाहर निकल आया। उसे यूं लगा जैसे वो सचमुच कोई डरावना ख्वाब देख रहा है।